और ये सेकंड वेव है, इन दोनों को अगर अपन मिला दें तो इससे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, तो बेसिकली y1 क्या है, इस वेव के पार्टिकल का जो है वो y डिस्प्लेसमेंट। ऐसे कैसे y2 क्या होगा, इस पार्टिकल के वेव के y डिस्प्लेसमेंट, तो जो अपने पास वेव बनेगी उसका y इक्विवेलेंट क्या होगा, y1 प्लस y2। ये तो जनरल बात होगी, इस टाइप से अपने को ऐड करना है। बट वेव के सुपर इम्पोजिशन की जो है वो तीन टाइप्स होते हैं या तीन आउटपुट आ सकते हैं, और वो थ्री आउटपुट्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट अपन इंसिडेंट को इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है इसको देखेंगे अपन। उसके बाद स्टैंडिंग वेव भी बन सकती है। देखो है ना, ये जो अपन बता रहे हैं ये इन दोनों वेव को सुपर इम्पोज होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव है इसके टाइप के बेसिस पे अपन देख रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर पैटर्न आया तो उसको इंटरफेरेंस बोलेंगे, पर्टिकुलर पैटर्न आया तो स्टैंडिंग वेव बोलेंगे, या फिर बीट्स भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर पैटर्न आया तो अपन बीट्स भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के टाइप से बता देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन अपन डिटेल में देखेंगे। तो इंटरफेरेंस कब होगा ये देखते हैं, क्या होता है वो तो अपन बाद में देखेंगे। देखो इंटरफेरेंस कब होगा, जैसे ये फर्स्ट वेव है और इसके मिलने से अगर थर्ड वेव या रिजल्टेंट वेव बन रही है। पहली बात तो इंटरफेरेंस तभी हो सकता है जब फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात डायरेक्शन तुम्हें डायग्राम से समझ में आ रहा है, डायग्राम जो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और ये दो वेव अगर सुपर इम्पोज हो रही है तो डेफिनेटली क्या एक ही मीडियम में हो सकती है सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज तो दूसरे मीडियम में नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे एक वेव इस रूम में है और दूसरी वेव कहीं पे दूसरे रूम में है और वो आपस में मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दो वेव अगर सुपर इम्पोज हो रही है इसका मतलब डेफिनेटली उनका मीडियम तो क्या है, सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो वेवलेंथ भी सेम होगी। तो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम लैम्डा, इसकी अगर वेव बनेगी, ये दोनों वेव आपस में मिलेगी, तो इससे जो रिजल्टेंट या इस इंसिडेंट को अपन इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इसकी जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो भी एक नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव आएगी, नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव। ओनली फॉर चेंज क्या आएगा, ये जो ये पेरेंटल वेव है या जिन वेव के मिलने से ये वेव बनी है उन वेव की कंपैरेटिव इसका एम्पलीट्यूड तुमको सोच के बताओ, y डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y1 प्लस y2, इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। इन दोनों को अपन ऐड कर रहे हैं तो इनका फेज भी डिफरेंट आएगा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि फेज एंड एम्पलीट्यूड आर मॉडिफाइड, फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी तो अपने को पता चेंज होगी ही नहीं। उसके बाद बाकी ये ध्यान रखना है नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव बनेगी इंटरफेरेंस से। डायरेक्शन भी लिख लेता हूं मैं, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो दिक्कत होगी। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, मतलब एक अगर ऐसे जा रही है फ्रीक्वेंसी इसमें भी सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। इसकी अगर प्लस एक्स है तो इसकी माइनस एक्स होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। उस केस में इससे जो रिजल्टिंग वेव बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, लूप्स बनेंगे। एक्चुअली ये इसीलिए इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ये वेव होती नहीं है एक्चुअली बट वेव से बन रही है इसलिए इसको वेव बोलते हैं। कैसे होता है कैसे नहीं होता है अभी अपने नहीं समझाना है। इसको लूप बोलते हैं अपन। अगर दो वेव आपस में मिलेगी तो लूप बनाएगी,
तुम खुद देखो इसको इस टाइप से सोच लो, जैसे मैं वायर के अंदर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूँ, और डिस्टरबेंस क्रिएट, जैसे मैंने एक वायर को किसी दीवार से फिक्स कर रखा है, अब यहाँ से मैं कंटिन्यूअसली साइन वेव उधर भेज रहा हूँ, तो दीवार से कोलाइड करने के बाद एक तरफ से तो मैं भेज रहा हूँ, और वायर के अंदर कोलाइड करने के बाद उस वेव क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव और ये जाने वाली वेव आपस में जब मिलेगी तो क्या लूप्स बनेंगे? इन्हीं लूप्स को यस सर। इन्हीं लूप्स को अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। आ रही समझ में सबको बात? सर वो डॉटेड लाइंस वाली वेव एग्जिस्ट नहीं करती हैं क्या? अरे डॉटेड लाइन वाली जो है वो एक्चुअली, अब वायर तो एक ही है, समझ रहे हो, वायर तो एक ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि वायर जो है वो दो है, एक ही वायर में दो वेव्स है, समझे नहीं तुम? जैसे देखो, यस। किसी टाइम पे अगर ऐसा शेप दिखेगा मेरे को, किसी टाइम पे ऐसा दिखेगा, तो अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे ना तो ऐसे लूप टाइप दिखेगा, कि जाने वाली, ये जाने वाली वेव है, ये आने वाली वेव, तो उससे थोड़ी देर बाद वायर में क्या होगा, ऐसे लूप्स बन जाएंगे, ठीक है ना? हाँ सर। उसके बाद बीट्स में क्या होता है, इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं अपन, जो जिसमें स्टैंडिंग वेव को मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, एनर्जी एक ही जगह पे जो है वो वाइब्रेट करती है, एनर्जी वेव चलती नहीं है, ट्रैवलिंग वेव नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम स्टैंडिंग वेव होता है। थर्ड है आपके पास बीट्स। बीट्स क्या होता है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अगर दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बट इसके अंदर डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो फिर कभी क्या होगा, जो वेव्स मिलेगी कभी उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, कभी एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, इस टाइप से। आई थिंक बीट्स को सबको पता होगा, ये मेनली अपन साउंड वेव में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन इंटरफेरेंस और स्टैटिक वेव दो ही पढ़ेंगे। तो बीट्स कब बनेंगे, जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, सेम साइड से भी मिल सकते हैं, अपोजिट साइड से भी मिल सकते हैं। तो ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया, थोड़ा सा आइडिया लग गया अपने को कि इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव और बीट्स होता क्या है, बट डिटेल में अपन जो है वन बाय वन पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है, या स्टैंडिंग वेव क्या होता है, या बीट्स क्या होते हैं। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट जो सबसे ऊपर डायग्राम है उसमें y1 y2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे y1 y2 क्या है कि अपन ने पढ़ा है ना, ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे एनर्जी शिफ्ट होती है या वेव आगे चलती है, वैसे वैसे पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, y डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में। तो y1 क्या है, ओनली फॉर फर्स्ट वेव की वजह से पार्टिकल का वाई डिस्प्लेसमेंट, और y2 क्या है, ओनली फॉर सेकेंड वेव की वजह से पार्टिकल का वाई डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल वाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y1 प्लस y2। यस सर, अब क्लियर है। तो मैं अब इंटरफेरेंस स्टार्ट करता हूं। इंटरफेरेंस क्या होता है, ये रफ पढ़ देंगे। ये रफ पढ़ देंगे। तो इंटरफेरेंस when two
दो से ज्यादा भी हो सकती है waves superimpose each other propagating in same direction with same frequency तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी बोल दिया है और दोनों सुपर इम्पोज हो रही है डेफिनेटली वेलोसिटी और लैम्बडा भी सेम होगा। तो अगर दो वेव अगर दो या दो से ज्यादा की वेव अगर सुपर इम्पोज हो रही है सेम डायरेक्शन से और सेम फ्रीक्वेंसी से तो उसकी जो रिजल्टिंग वेव होती है ये इस इंसिडेंट को अपन क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब इसके रिजल्ट्स क्या है कैसे वेव मिलती है मिलने से क्या होता है एम्पलीट्यूड हो जाता है वो सारी चीजें देखनी है। तुम कुछ सोच के बताओ जैसे एक वेव है y1 इसका मैं इक्वेशन मान लेता हूं y1 जो है वो मान लेते हैं a1 sin kx minus ओमेगा t ये इक्वेशन है। दूसरी वेव जिसके साथ ये सुपर इम्पोज हो रही है उसकी इक्वेशन y2 इक्वल टू a2 sin kx minus ओमेगा t k और ओमेगा दोनों का सेम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इसके अंदर फेज डिफरेंस कुछ फाई का ले लेता हूं दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई का है। देखो इसको थोड़ा सा अगर साइन वेव से ही समझना है तो मैं इसको इस टाइप से समझ सकता हूं। देखो ऐसा हो रहा है एक ही पार्ट के अंदर जैसे ये एक ही पार्ट है मैंने क्या किया पहले ये वेव जनरेट करी इस टाइप से जो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है फिर थोड़ी देर बाद का मतलब इसके अंदर कुछ पाथ डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है मान लेते हैं अपन ने इसको थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया तो वो यहां से स्टार्ट किया इस टाइप से लेकिन ध्यान रखना ये मैं डायग्राम अलग अलग बना रहा हूं बस बट दोनों के दोनों जो है सेम वायर के अंदर मूव करना एक ही वायर में अपन ने पहले एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया थोड़ी देर बाद एक और डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो जब ये दोनों वेव मिलेगी आगे जाके कहीं पे भी तो मिलने पर जो होगा वो क्या होगा इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस होने से क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना है। तो दो वेव अगर सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मिल गई तो इसको अपन क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो बताओ इनके अंदर पाथ डिफरेंस कितना है ये यहां से स्टार्ट हो रही है ये यहां से स्टार्ट हो रही है तो बताओ ये हाफ साइकिल है तो पाथ ये डिस्टेंस कितनी होगी लैम्बडा बाय 2 तो डेल्टा x कितना हो गया लैम्बडा बाय 2। तो मैंने बताया था कि पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा x है तो फेज डिफरेंस कितना होता है ये डेल्टा x। आई थिंक सबको पता है ना ये मैंने बता दिया था ये मैंने बता दिया था ना अगर पाथ डिफरेंस जो है वो डेल्टा x है तो फेज डिफरेंस जो है वो k डेल्टा x होगा। यस सर बताए थे इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। तो ये y1 और y2 इक्वेशन आ गई। अच्छा मेरे को ये बताओ कि दोनों अगर पॉजिटिव एक्स में जा रही है और ये अगर पाथ में पीछे या इसका पाथ अगर ज्यादा है तो फेस में आगे कौन होगी फेस में भी ये आगे होगी। इसके अंदर पाई का पाथ जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में जाने से एक्स के रेस्पेक्ट में उस डायरेक्शन में जाने से पार्टिकल्स का फेज क्या होता है डिक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि
ये वाली वेव पाथ में पीछे है तो फिर इसमें आगे हो। ठीक है, ये सारी बातें ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी मैं इक्विवेलेंट y इक्विवेलेंट निकालता हूं, तो y इक्विवेलेंट क्या होगा, y1 प्लस y2। ये तो बहुत सिंपल है, अपने को साइन फंक्शन को जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं। देखो तो y इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब देखो दो साइन वेव्स को जोड़ना तो अपने को आता है, कैसे जोड़ते हैं, मैंने बताया था इसका वेक्टर डायग्राम बना लो, वेक्टर डायग्राम से जोड़ना है। तो वेक्टर डायग्राम कैसे बनाओगे, फर्स्ट वेव जो है वो a1 है, इसको तो वेक्टर की लेंथ a1 से पता चलेगी। सेकंड वेव a2 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, दोनों के बीच में फेज कितना है, फाई का। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा a इक्विवेलेंट, कितना आएगा वो भी पता है मेरे को, a इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और इस a इक्विवेलेंट का अगर a1 के साथ एंगल अल्फा है तो मैंने बताया था कि tan अल्फा कितना होता है, वो होता है a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। यानी रिजल्टेंट का अल्फा भी पता चल गया, रिजल्टेंट का इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड भी पता चल गया। तो क्या मैं रिजल्टेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं, रिजल्टेंट की y इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्विवेलेंट इनटू sin kx माइनस ओमेगा t इधर है, ये kx माइनस ओमेगा t प्लस अल्फा हो जाएगा, kx माइनस ओमेगा t प्लस अल्फा हो जाएगा। ये अपने पास y इक्विवेलेंट आ गया, मतलब जो दोनों वेव के मिलने से जो वेव बनेगी उसकी इक्वेशन आ गई अपने पास। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ तो आगे बढ़, तो देखो अपने पास a इक्विवेलेंट कितना आ गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये आ गया। और y इक्विवेलेंट कितना आ गया, a इक्विवेलेंट इनटू sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, देखो जो इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड है वो cos फाई पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि a1 a2 तो कांस्टेंट है। तो मेरे को बताओ कि इक्विवेलेंट a इक्विवेलेंट जो होगा किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे पॉइंट पे मिनिमम हो। जब a इक्विवेलेंट तुमने पढ़ रखा होगा सबने, a इक्विवेलेंट मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को अपन क्या, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे a इक्विवेलेंट मिनिमम है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो इस नाम से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि दोनों को मिला के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है और डिस्ट्रक्टिव का मतलब एम्पलीट्यूड मिनिमम आता है।
तो फॉर्मूले से तो अपन कर ही लेंगे, बट तुम लॉजिकली सोच के बताओ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर देखो इक्विवेलेंट मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम कितना होगा? फर्स्ट का A1 है, सेकंड का A2 है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? A1 plus A2। हाँ, A1 plus A2 डायरेक्टली वो दोनों के दोनों क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, या दोनों के दोनों जो है एक ही फेज में आ जाए। तो ये इक्विवेलेंट कितना होगा? A1 plus A2, ये होगा वो मैक्सिमम। ऐसे कैसे डिस्ट्रक्टिव में A इक्विवेलेंट कितना होगा? A1 minus A2। मोड ले लेता हूं क्योंकि माइनस साइन का तो कोई मीनिंग नहीं होगा। अब देखो फॉर्मूला से भी कर लेते हैं। A इक्विवेलेंट मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा जब cos phi मिनिमम होगा, क्योंकि अपने को पता है कि वेरिएबल क्या है यहाँ पे? cos phi है। मैक्सिमम कब होगा? जब cos phi मैक्सिमम होगा, और cos phi की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 और -1। तो cos phi देखो, cos phi की वैल्यू जब -1 होगी तो ये कितना बन जाएगा? ये इक्विवेलेंट A1 minus A2 बन जाएगा। जब +1 होगी तो A1 plus A2 बन जाएगा। अब बताओ cos phi की वैल्यू मैक्सिमम अगर चाहिए अपने को, तो phi कितना होना चाहिए? 0। n pi। अपने को पता है cos phi मैक्सिमम कितना होता है? 1, और cos की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पर होती है। एक तो 2 pi। 0 पे sin 0 होता है, 0 पे नहीं होती। cos -1 कब होता है? 180 पर। 1 कब होता है? 2n pi पर। 0 पर। क्या cos 0 कितना होता है? 1 होता है ना? यस सर। cos 0 1 होता है। उसके बाद cos 2 pi भी 1 होता है। हाँ सर। तो phi की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 2n 2 pi, pi। 4 pi हो सकती है। इन जनरल क्या लिख सकता हूं मैं? 2n pi हो सकती है क्या? हाँ। ऐसे कैसे? cos phi मिनिमम चाहिए अपने को, और मिनिमम कितना हो सकता है cos phi? -1, और -1 कब होता है cos phi? तो phi कितना होना चाहिए? cos की वैल्यू -1 कब होती है? pi। 2n minus 1 into pi। हाँ, तो पाई होती है। उसके बाद 3 पाई पे भी हो सकती है, 5 पाई पे भी हो सकती है, या फिर 2n - 1 into पाई हो जाएगा। अब लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अगर फेज डिफरेंस पाई है तो k या डेल्टा x ऑफ फाई में क्या रिलेशन होता है? फाई इक्वल टू k डेल्टा x होता है। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा अपने पास? पाई अपॉन k हो गया, और k क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो देखो, अगर फाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो डेल्टा x 0 आ जाएगा। फाई की वैल्यू 2 पाई पुट करोगे तो ये लैम्बडा आ जाएगा। ऐसे ही लैम्बडा, 2 लैम्बडा, क्या n लैम्बडा हो जाएगा। तो देखो डेल्टा x कितना होना चाहिए इसमें? 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा n लैम्बडा होगा। अगर पाथ डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पाथ डिफरेंस 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा n लैम्बडा इस फॉर्म में हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहां पे देखते हैं, यहां पे डेल्टा x क्या होना चाहिए? देखो पाई की वैल्यू अगर तुम पाई पुट करोगे तो क्या लैम्बडा बाई 2 आ जाएगा?
ऐसे ऐसे 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, या इन जनरल 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। ये डेल्टा एक्स है। देखो डेल्टा एक्स अगर ऐसा है तो डिस्ट्रक्टिव होगा, और डेल्टा एक्स अगर 0 लैम्डा 2 लैम्डा n लैम्डा है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अभी देखो डायरेक्टली ध्यान रखो, आगे इसको हम डायग्राम से समझेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, बट ये याद होना चाहिए आपको डेल्टा एक्स डायरेक्टली। अब देखो इक्विवेलेंट अपन ने एम्पलीट्यूड को निकाल लिया। अब कभी-कभी अपने क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड नहीं पूछता है, अपने को इंटेंसिटी पूछता है। तो देखो इंटेंसिटी क्या अपने को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। क्या ये सबको पता है? हाँ अगर तुम्हें याद है तो अपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था। इंटेंसिटी क्या आती थी? हाफ रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव। यस सर। अरे पढ़ा था ना, सबको याद है ना? हाँ पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा। ठीक है, तो अब देखो अपने को इंटेंसिटी अगर ए प्रोपोर्शनल ए का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो अगर इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड अगर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos पाई है, तो क्या तुम इक्विवेलेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हो क्या? इक्विवेलेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हो क्या? इक्विवेलेंट इंटेंसिटी को क्या मैं लिख सकता हूं? देखो इधर इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो a इक्विवेलेंट का स्क्वायर हो जाएगा। उसको मैं क्या लिख सकता हूं? I इक्विवेलेंट। देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन दोनों तरफ नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a स्क्वायर जहां पे क्या है उसको मैं I लिख रहा हूं, तो ये हो गया I इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो गया? I1 प्लस I2 प्लस 2। a1 की जगह क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ I1 इंटू अंडर रूट ऑफ I2 इंटू क्या हो जाएगा? cos फाई। तो I इक्विवेलेंट आ गया आपके पास I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। अब तुम खुद यहां पे बताओ कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इक्विवेलेंट I कितना होगा? अपने को यहां से देखो, वहां पे वो फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से देखो कि A इक्विवेलेंट कितना है? A1 प्लस A2। तो अंडर रूट A इक्विवेलेंट की जगह लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ I इक्विवेलेंट इक्वल टू A1 की जगह अंडर रूट ऑफ I1 प्लस A2 की जगह अंडर रूट ऑफ I2। तो मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो I इक्विवेलेंट कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे? यहां पे I इक्विवेलेंट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 इसका होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होती है, और डिस्ट्रक्टिव के अंदर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होती है। किसी को डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं किसी को? तो ये फोन अपना थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया, मैं दूसरा अभी फोन लेके आता हूँ, उसको लगाता हूँ। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं, वापस से लिंक शेयर करता हूँ मैं, ठीक है?